प्लीज कम सर। धन्यवाद शिव सर। स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि बलराम संदेश के माध्यम से हम किसानों को समसामयिक के साथ साथ नई नवीन जानकारियां, चाहे वो ICAR के द्वारा अनुशंसित जानकारी हो, चाहे राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुशंसित हो, चाहे वो देश में चल रहे 675 से ज्यादा KVK के वैज्ञानिकों के माध्यम से जो नित्य नए नवाचार किए जा रहे हैं वो जानकारियां हो, हमारे NGO, हमारे प्रगतिशील किसान, सभी प्रकार की जानकारियों को किसानों को समय से की महत्ता को समझते हुए समसामयिकी के रूप में किसानों को समय से उपलब्ध कराना ही बलराम संदेश का उद्देश्य है। और आज की इस कड़ी में आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं दलहनी फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती होती है और वर्तमान में उड़द और मूंग का रकबा भी तेजी से बढ़ा है। जो है इन फसलों की महत्ता को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश के हिसाब से। और आज के विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आशीष कुमार त्रिपाठी साहब, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर 2 बिजौरा फार्म, जो अभी इसी साल खुला है। और डॉक्टर त्रिपाठी साहब उसके प्रथम जो है वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर त्रिपाठी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही मिलनसार और व्यक्तित्व के धनी हैं और विगत 15 वर्षों से ज्यादा समय से कृषि विज्ञान केंद्रों में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने कृषि विज्ञान केंद्र छतरपुर, कृषि विज्ञान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र बिजौरा, इस तरीके से अपनी नौगांव सहित इन सभी जगहों में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा आप सीहोर में भी पदस्थ रहे हैं। जहां तक बात बीमारियों एवं कीटों के प्रबंधन और उसके जो वास्तविक और प्रैक्टिकल किसानी स्तर की जो बातें होती हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बहुत ही किसानों के साथ कार्य करते हुए, किसानों के लिए कार्य करते हुए आपका बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा अनुभव है। जब जहां जैसी जानकारी लगती है, हम लोग भी आदरणीय सर से सलाह मशविरा करके ही हर काम को संपादित करने का प्रयास करते हैं। तो इनसे बेहतर वक्ता आज के इस वेबिनार के लिए हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं था। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर के माध्यम से दी गई सभी जानकारियों को हमारे किसान भाई जो है आत्मसात करेंगे और अपनी खेती को बहुत बेहतर बनाने की दिशा में अच्छा काम करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय आशीष त्रिपाठी सर का कि आप आए और किसानों को विस्तृत रूप से बीमारियों के हैं क्या, आती कहाँ है, कैसे कंजीनियल एनवायरनमेंट पैदा होता है और बीमारियों का प्रकोप शुरू होता है, किसान कैसे बचें, अपने में कैसे सुधार करके किसान बीमारियों के प्रकोप को कम कर सकते हैं, साथ साथ दवा है, इन सभी चीजों पर विस्तृत जानकारी और उनके पहचान के लक्षण, साथ ही उनका प्रबंधन पे आदरणीय त्रिपाठी सर जो है आज चर्चा करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी सर को। आइए सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्यासी साहब। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े तमाम विशेषज्ञ, किसान भाई, वैज्ञानिक वर्ग, आदरणीय व्यास साहब और भी बलराम संदेश के जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। जैसा कि डॉक्टर प्यासी साहब ने कहा, मैं पिछले 15-16 साल से कृषि विज्ञान केंद्रों में अलग अलग जगह पे काम कर रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी जिसको डॉक्टर साहब छोड़ गए, पन्ना में भी रहा हूँ 1.5 साल। तो आज का जो विषय मुझे दिया गया था खरीफ फसलों और खासतौर से दलहनी फसलों की बात थी, लेकिन मैंने सारी फसलें थोड़ी थोड़ी कवर की, क्योंकि जब भी हम किसी से रूबरू होते हैं और उसकी मान लीजिए धान की समस्या है या उसकी
तिल की समस्या है, तो वो संक्षेप रूप में वो भी मैंने इसमें दिया हुआ है। मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ हृदय से कि आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात इस विषय के बारे में रख सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञाता एंटोमोलॉजी का नहीं हूँ, मैं प्लांट पैथोलॉजी का आदमी हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एंटोमोलॉजी भी पढ़-पढ़ के लोगों को बताता रहता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर आवाज़। जी, जी। आप ओके। कंटिन्यू रखें सर। जी। जैसे कि अभी बात हुई कि हम कोई भी बीमारी या कोई पेस्ट इंसिडेंस की बात करते हैं, तो जो डिसीज़ ट्रायंगल डिसीज़ के लिए है, प्लांट डिसीज़ के लिए है, वही करीब-करीब चीज़ इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी रहती है कि किसी भी कीड़े का या बीमारी का अगर प्रकोप होना है, तो वहाँ 3 चीज़ों की आवश्यकता है, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। होस्ट है हमारे पास क्योंकि हमने सारी फसलें खरीफ की लगाई हुई हैं। इंसेक्ट या पैथोजन भी एनवायरनमेंट में है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन उपयुक्त होती हैं, तो फिर इनके प्रकोप को रोक पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले हमें इंसेक्ट की लाइफ साइकिल और डिसीज़ साइकिल इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी जानकारी होना आवश्यक है कि किस कीट का प्रकोप, किस बीमारी का प्रकोप हमारे क्षेत्र में कब होता है। और यदि हम उसको ब्रेक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वांछित उत्पादन जो हमें मिलना चाहिए फसलों का हम लेते हैं। आज का जो विषय था वो दलहनी फसलों का है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा कंज्यूमर है दलहनी फसलों का। दलहनी फसलों की हम बात करें पिछले 1 दशक में काफ़ी दलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है और आज हमें उतना आयात नहीं करना पड़ता जितने की हमें 8 से 10 साल पहले ज़रूरत होती थी। भारत सरकार के प्रयास, किसान भाइयों के प्रयास, वैज्ञानिकों के प्रयास से हम दलहनों में काफ़ी आगे निकल गए हैं। वर्तमान में तेल वाली फसलें जो तिलहनी फसलें हैं, क्योंकि सोयाबीन का हमारा पिछले 4-5 सालों से किसी न किसी क्षेत्र का सोयाबीन वातावरण की परिस्थितियों से खराब हो रहा है या जो भी तेल वाली फसलें हैं वो उतना उत्पादन नहीं दे पा रही हैं, इसलिए तेल वाली फसलों की समस्या थोड़ी हमारे साथ हो रही है। तो निश्चित तौर पे इस साल का मौसम हम सबके लिए अनुकूल होगा और हम आशा करते हैं कि हमारा जो प्रदेश है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारा जो महाराष्ट्र का इलाका है, हमारा उत्तराखंड है, हमारा राजस्थान है, यहाँ भी सोयाबीन अब होने लगा है और सोयाबीन का उत्पादन हमारे पूरे देश में बहुत अच्छा होगा और जो तेलों की समस्या आ रही है, जो महँगाई, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, वो हो सकता है इस साल के बाद कम हो जाएँ। पौध रोग की अगर हम बात करें, तो किसान की भाषा में तो अगर पौधे का जो विकास है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा, उसमें फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उसमें फ्रूटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, फलियाँ प्रॉपर नहीं लग रही। अगर किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न हो रही है पौधे के जीवन में, तो किसान उसको रोगी समझता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, चाहे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो अपरजीवीकृत कारण होते हैं। कुछ वायरल डिसीज़ होती हैं और कुछ सजीव कारक में हम फफूंद हैं या जीवाणु हैं या माइकोप्लाज्मा है या नेमेटोड्स हैं, इसकी वजह से डिसीज़ आती हैं। और जो निर्जीव कारक हमने बताया जैसे कि आपको इंसेक्टिसाइडल इंजरी हो गई या हेवी रेन्स हो गई या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई और जीवित और अजीवित के बीच के कारण हैं वायरस। ये काफ़ी फसलों को प्रभावित करते हैं, खासतौर से बरसात की, चाहे हमारी उड़द हो, चाहे मूँग हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, इसमें जो येलो मोज़ेक आता है, जो मूंगीन येलो मोज़ेक वायरस से होता है या सिसमी में फिलोडी है, तो ये तमाम अरहर में जो स्टेरिलिटी मोज़ेक है, ये सब विषाणु जनित बीमारियाँ हैं। इसी प्रकार से कीटों का है कि जो कीट या इंसेक्ट हैं, ये ज़ूलॉजी के अंतर्गत आते हैं और लगभग 50 लाख जातियाँ कीटों की हमारे पूरे विश्व में पाई जाती हैं। कुछ इसमें से लाभकारी भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। जो हानिकारक हैं, वो जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, हमें उनसे उनका कंसर्न है। इसके अलावा बेनिफिशियल इंसेक्ट भी बहुत सारे हैं, उनकी आगे चर्चा अपन करेंगे। तो इंसेक्ट की परिभाषा यहाँ ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो कोई भी जिसको हम इंसेक्ट कहेंगे, उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो 3 भागों में बँटा रहता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जो हेड है उसमें एंटीनी होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं और माउथ पार्ट्स के आधार पे ही, मुखांगों के आधार पे ही कीटों का वर्गीकरण करके उनके नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं।
जो पहचान है वो उनके पंखों से की जाती है और जो नियंत्रण है वो उनके मुखांगों के आधार पे किया जाता है, किस प्रकार के मुखांग उसके हैं, वो चूसने वाले मुखांग हैं उसके या काटने कुतरने वाले मुखांग हैं, इसके आधार पे उनका क्लासिफिकेशन करके नियंत्रण किया जाता है। अलग-अलग हम फसलों की बात करें, कल मैं एक प्रोग्राम में मीटिंग में ट्रेनिंग में था, वहाँ पे ये स्लाइड मुझे मिली तो मैंने तुरंत कैप्च किया मोबाइल में कि अलग-अलग फसलों में ये रिसेंट बिल्कुल डेटा है, बीमारियों से, पौध रोगों से, जो पीड़क हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं उनसे और खरपतवारों से अलग-अलग प्रकार से नुकसान होता है और ये नुकसान अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा हमारे जो उत्पादन का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, चाहे हम सोयाबीन की बात करें लगभग 32% जो नुकसान है वो हमारी फसलों में तमाम तरह के जो पीड़क हैं, चाहे बीमारियाँ हों, चाहे कीट हों, चाहे खरपतवार हों, उनकी वजह से होता है। सबसे पहले हम मूँग उड़द की बात करें, क्योंकि सोयाबीन पिछले 4-5 सालों में जलवायु की परिस्थितियाँ या मौसम की परिस्थितियाँ या अति वर्षा, अवर्षा, अल्प वर्षा, इनके वजह से इतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान भाई मूँग तो खैर नहीं कहेंगे लेकिन उड़द की ओर ज़्यादा गए हैं हमारे पूरे बुंदेलखंड की बात करें हम या और आस-पास के इलाके की बात करें तो उड़द की तरफ किसान भाइयों का ज़्यादा रुझान हुआ है। इसके अलावा जैसे इस बार की परिस्थितियाँ हैं, बारिश थोड़ा लेट हुई, वो पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो जिन किसान भाइयों ने अभी बुआई का काम नहीं किया था, वो मूँग लगा के हम इस सीज़न को खाली ना जाने दें, क्योंकि मूँग की फसल 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है और अभी अपने पास खूब पर्याप्त समय है। तो हम मूँग की खेती करके, उड़द की खेती करके भी हम इस सीज़न को खाली ना जाने दें, जहाँ पे बोनी या बुआई का काम नहीं हो पाया था। सर्कोस्पोरा जो लीफ स्पॉट डिसीज़ है, ये शुरुआती दौर में जब हमारी फसल 15-20 दिन से लेके 1 महीने की होती है, उस समय इसके ऊपर पत्तियों के ऊपर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और इनका जो मार्जिन है, वो रेडिश कलर का होता है और ये बीमारी कोई मेजर डिसीज़ नहीं है, लेकिन अगर बारिश का मौसम लगातार बना रहता है, तो ये बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है और यदि ये बीमारी दिख रही है खेतों में, तो हम वहाँ पे जो कार्बेंडाजिम है या कार्बेंडाजिम प्लस मैन्कोजेब है, जो मार्केट में मिश्रित फफूंदनाशी के रूप में बाज़ार में आ रहा है, उसका हम अगर स्प्रे कर देते हैं, तो ये बीमारी खत्म हो जाती है, क्यूरेबल है। दूसरी जो उड़द मूँग की बीमारी है, वो है एंथ्रेक्नोज़। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और इसका प्रकोप किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रकोप फूल आने के बाद अगर इसका प्रकोप होता है फ्लावरिंग के बाद, तो कई बार किसान भाई ये सोचते थे कि अब मैच्योर हो रही है क्रॉप हमारी और अब कोई फंजीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है और यदि हमने उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है और इस रोग की जो शुरुआती दौर में अगर ये बीमारी आती तो उतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन फ्लावरिंग के बाद अगर ये बीमारी आती है और जनरली हमने ये देखा है कि ये बीमारी फूल आने के बाद ही आती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है, दाना छोटा हो जाता है या कई बार दाना इतना छोटा होता है कि फिर वो फसल हमारी बहुत अच्छा उत्पादन हमें नहीं दे पाती है। शुरुआती दौर में इसमें काले रंग के अ राउंडिश जो स्पॉट बनते हैं और बाद में ये रेडिश कलर के हो जाते हैं, इसके लाल-लाल सी पत्ती दिखने लगती है और थोड़े दिनों में फिर वो झड़ जाती है। अगर जब ये बीमारी का प्रकोप हो रहा है उस समय अगर तेज़ बारिश और हवा के साथ बारिश हो जाए, तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एंथ्रेक्नोज़ को। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम या थियोफिनेट मिथाइल की 500 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल के यदि छिड़काव करते हैं, तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद मूँग उड़द में जहाँ शेडेड एरिया है या लगातार कभी रेंस की स्थिति बनती है, लगातार बारिश होती है, धूप नहीं निकलती है, ठंडक सी हो जाती है, तब जाके इस बीमारी का जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका प्रकोप होता है और ख़ास तौर से जो इलाका जहाँ पे शेडेड एरिया है, पेड़-पौधों के नीचे जो ज़मीन होती है, वहाँ पे ज़रूर इसका प्रकोप होता है। तो इसके लिए घुलनशील गंधक, इसमें जो पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर हल्का-सा पाउडर सफ़ेद रंग का पाउडर रहता है, जो स्पोर्स होते हैं फफूंद के, वो और पूरा पौधा आगे चल के सूख जाता है। तो ये बीमारी के लिए हम घुलनशील गंधक जो आता है वेटेबल सल्फर 80 डब्ल्यूपी इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में या कार्बेंडाजिम की 500 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर के मान से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 तरह की जो लीफ स्पॉट डिसीज़ थी, इनका अगर हम बात करें जिन किसान भाइयों की बोनी हो चुकी है वो तो स्प्रे करेंगे
अगर समस्या आती है तो। लेकिन अगर जिन किसान भाइयों को भी बोनी का काम करना है, वो जैसे मान लीजिए कई जगह ऐसा हुआ है कि किसी ने धान बोई थी, वो धान उतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तो किसान भाइयों ने उसकी जुताई करके फिर से बोनी की तैयारी कर रहे हैं। अगर मूंग उड़द लगा रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट वो जरूर थायरम और कार्बेंडाजिम को मिक्स करके 2:1 में, या जो मिक्स फंजीसाइड आता है कार्बोक्सिन प्लस थायरम, उसकी 2 ग्राम मात्रा से, या ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, किसी भी एक जैविक फफूंदनाशी से बीजोपचार करके और फिर मूंग उड़द की बोनी करें। और यदि इस प्रकार के सिम्टम पौधों पे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या थियोफिनेट मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, किसी भी एक फफूंदनाशी का अगर समय पे स्प्रे कर देते हैं तो ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं, तीनों बीमारियां जो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है और इससे कोई हमें नुकसान बाद में समझ में नहीं आता। इसके बाद जो हमने आपको बताया था MYMB जो पीला मोजेक रोग है, ये काफी खतरनाक बीमारी है। और जिन क्षेत्रों में गर्मियों में मूंग की खेती की जाती है, वहां ये बीमारी काफी अग्रेसिव रहती है। और ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो सफेद मक्खी नामक कीट से फैलती है। ये कीट पौधों का रस चूसने का काम करता है और साथ ही साथ बीमारी को फैलाता है। रोग की शुरुआत में, जैसे इसका नाम है मोजाइक, मोजाइक मतलब वेरिएशन इन कलर, जब पत्ती के हरे रंग में वेरिएशन होता है कलर कलर का और चमकीली पत्ती दिखाई देती है, बाद में पूरे की पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और यदि ये बीमारी शुरुआती दौर में आती है तो 100% खेत में नुकसान हो जाता है। यदि ये बीमारी फूल के बाद फलियां लगने पे आती है तो 20-30% तक नुकसान आराम से हो जाता है। तो इसका जो नुकसान है, इसका लेवल 100% तक हो सकता है। तो इसको नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो खेत की सफाई है, यानी खरपतवार नियंत्रण का जो काम है, वो बहुत टाइमली करें। मूंग उड़द में जो खरपतवार की क्रांतिक अवस्था है वो 15 से 25 दिन मानी गई है। 15 से 25 दिन के बीच में हम डोराकुल्फा चला के या हाथ से निदाई करके या खरपतवार नाशी का उपयोग करके हम खरपतवारों को खत्म यदि कर देते हैं तो सफेद मक्खी नामक कीट का प्रकोप ऑटोमेटिक कम हो जाता है और फिर बीमारी के फैलने की संभावना कम रहती है। यदि सफेद मक्खी खेत में थी और पीला मोजेक के कुछ थोड़े बहुत पौधे अगर खेत में दिख रहे हैं तो शुरुआती दौर में उनको अपरूट करके जड़ सहित निकाल के एक जगह गड्ढे में ले जाके गाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। अब कई बार किसान भाइयों का ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने देखा है कि एक भी पौधा किसान नहीं निकालता है, वो सोचता है ये पौधे को हम निकाल देंगे तो हमारे उत्पादन में कमी आएगी। 1 हेक्टेयर में 2.5 से 3 लाख पौधे मूंग उड़द के होते हैं। यदि मान लीजिए शुरुआती दौर में 1000 पौधे भी हमें निकालने पड़े तो आधा प्रतिशत से भी कम उनकी संख्या थी और उससे हमारे उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर 5-7% भी पौधे आपको निकालने पड़े, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड में आपको 5-7 हजार 10,000 पौधे भी निकालने पड़े तो आपका उत्पादन में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये बीमारी फैल गई तो आपका उत्पादन जरूर प्रभावित होगा। जिन किसान भाइयों ने बोनी का काम कर लिया है उनको नीले और पीले चिपचिपे प्रपंच जो रस चूसक कीटों के लिए आते हैं, उसका और डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। उनको हम 150 प्रति हेक्टेयर के मान से लगाएं, जिससे रस चूसक कीट उसमें चिपक के नष्ट हो जाएंगे और हमारे खेत में इनका बीमारी का फैलाव कम करेंगे। ये नीम का तेल या नीम का अर्क हम रस चूसक कीटों के लिए डाल सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो जो भी रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए दवाइयां हैं, जैसे थायोमेथॉक्सैम है, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, इनका हम स्प्रे करें। इनका डिटेल आपको दवाइयों का जो सेफर इंसेक्टिसाइड है उनका हम आपको जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो रस चूसक कीटों के लिए एक जैविक कीटनाशी भी वर्टिसिलियम लैकिनी है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भी तैयार हो रहा है और किसान भाइयों को हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारे JNKVB के अंतर्गत KVK आते हैं वहां पे सभी जगह बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो उनको आप लेके और इनका उपयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सागर और पन्ना पिछले 7 साल से हम एक काम कर रहे हैं कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसान को उन्नत किस्म का बीज नहीं मिल पाया और जो वैरायटी उसके पास है उसमें बीमारी आती है, तो इस बीमारी का नियंत्रण हम कैसे करेंगे? हम समय से खरपतवार हमने नियंत्रण किया। सीड ट्रीटमेंट जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है वो तो कोई बात नहीं, जिनको अभी बोनी करनी बाकी है, सीड ट्रीटमेंट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 48% आती है या थायोमेथॉक्सैम 70 WP आता है। इन दो में से किसी भी एक कीटनाशी से मूंग उड़द के बीज का बीजोपचार किया जाए और 30 से 35 दिन की अवस्था पर थायोमेथॉक्सैम या इमिडाक्लोप्रिड
जो थायोमेथोक्सेम 25 WDG आता है ये स्प्रे के लिए है, और जो थायोमेथोक्सेम 70 WP आता है वो बीजोपचार के लिए है। इसी प्रकार से इमिडाक्लोप्रिड 48% जो आता है वो बीजोपचार के लिए कीटनाशी है, और जो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL आता है ये स्प्रे के लिए है। यदि हमने समय पे वीड मैनेजमेंट किया, सीड ट्रीटमेंट हमने कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्सेम से किया, और 30 से 35 दिन की अवस्था पे हमने सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, तो हमने देखा कि बाकी परिस्थितियां समान होते हुए भी हमारी जो डिसीज की तीव्रता है वो 1/3 कम हो जाती है, और उत्पादन हमारा 2 से 2.5 कुंटल, 2.25 कुंटल तक उसी सेम फील्ड से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये सब काम करने में जब बीमारी आती है तो किसान भाई दवा का भी स्प्रे करते हैं, जब फसल लगाई है तो खरपतवार नियंत्रण भी करते हैं। कुछ किसान ये जरूर है कि बीजोपचार नहीं करते। तो इस पूरे इंटरवेंशन में हमारा 500 से 600 रुपए खर्च हुआ, लेकिन 500 से 600 रुपए खर्च करने में हमें 2 से 2.5 कुंटल उड़द ज्यादा प्राप्त हुई, मतलब 8 से 10,000 रुपए की हमें लाभ हुआ 500-600 रुपए खर्च करने पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमें रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं मिल पा रही है, हमारे पास बीज नहीं है उसका, तो जो किसान के पास उपलब्ध वैरायटी है उससे हम बीमारी का बचाव कैसे करें। इसके अलावा जिन किसान भाइयों को अभी बोनी करनी है, इसलिए ये स्लाइड डाली है, तो ये सारी वैरायटियां पीला मोजेक या तो सहनशील हैं या प्रतिरोधी हैं। उनमें खासतौर से जो आपका IPU 94-1 है, शेखर 2 है, KU 96-3 है, इंदिरा उड़द प्रथम है, आपका IPU 2-43 है। ये सभी वैरायटी पीला मोजेक रेजिस्टेंट है। इसके अलावा जो PU सीरीज की है, आपका पंत उड़द 35, पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 31, ये सभी जो है पीला मोजेक बीमारी के लिए प्रतिरोधी है, और इनकी जो पकने की अवधि है ज्यादातर की 70 से 80 दिन के बीच में उड़द पक जाती है। तो अभी बिल्कुल अपन लेट नहीं हुए हैं, उड़द मूंग की बोनी हम कर सकते हैं जो खेत खाली हैं। इसके अलावा मूंग की भी बहुत सारी नई वैरायटी हैं जिनमें पीला मोजेक नहीं आता है। उनमें एक विराट और शिखा, ये 2 वैरायटी मैंने अभी लगाई हुई थी हमारे फार्म पे। तो विराट है, शिखा है, TJM3 है, IPM 125 है, MH 421 है, TM 3799 है, PDM 139 है। इन वैरायटी को हम लगा के इस खरीफ के सीजन में अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा मूंग उड़द में इंसेक्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर खेत में कूड़ा करकट होता है तो फली बेटिल नामक कीट का प्रकोप होता है। ये पत्तियों को काटता है, ये बहुत माइनर पेस्ट है, बहुत ज्यादा इससे नुकसान नहीं होता। अगर इसका प्रकोप हो रहा है तो हम समय पे खरपतवार नियंत्रण करें, और कोई भी डस्ट फॉर्मुलेशन में जो आते हैं, मिथाइल पैराथियान है या क्लोरोपाइरिफास है, इनकी डस्ट को हम सुबह या शाम के समय इसका भुरकाव यदि कर देते हैं तो ये इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं। सफेद मक्खी की बात मैं कर चुका, ये रस चूसक कीट है जो कि बीमारी को भी फैलाता है। तो जो हमने इसके पहले जो MYMB जो बताया था आपको, पीला मोजेक रोग, उसमें इसका जिक्र कर दिया कि ये रस चूसक कीट है, विभिन्न भागों का रस चूसता है उड़द और मूंग का, और बीमारी का फैलाव करता है। तो इसके लिए बीजोपचार करना है, हमें समय पे खरपतवार नियंत्रण करना है, और 30 से 35 दिन की अवस्था में हमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो ये मूंग उड़द में लगने वाली बीमारियां थी जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो लगती हैं, तो इनके बारे में मैंने चर्चा की। अब दूसरी जो हमारी खरीफ की जो दलहनी फसल है वो है अरहर। अरहर की खेती सामान्य तौर पे उतना प्रॉफिट नहीं दे रही है किसानों को। हमारी जो वैरायटी है, जो हमारी जो जो डेमोन्स्ट्रेशन के डेटा हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा उत्पादन 12 कुंटल से लेके 16-18 कुंटल पर हेक्टेयर तक मिल रहा है, और जो किसान को वर्तमान में उत्पादकता है वो 800 से 900 किलोग्राम या 8 से 9 कुंटल पर हेक्टेयर है। तो जो यील्ड गैप है, उस यील्ड गैप के जो हमने कारण देखे वो ये कि सामान्य तौर पे किसान भाई असंतुलित और अपर्याप्त मात्रा में उर्वरक का उपयोग करते हैं। दूसरा, उन्नत शस्य क्रियाएं, जितना अच्छा हम लैंड प्रिपरेशन उड़द के लिए करते हैं, सोयाबीन के लिए करते हैं, उतना अच्छा हम अरहर के लिए नहीं करते हैं। जितना सिंसियरिटी से हम उड़द में, मूंग में, सोयाबीन में खरपतवार नाशी डालते हैं, उतना सिंसियरिटी से हम अरहर में नहीं डालते हैं। कई बार तो हमने ये देखा कि किसान डालते नहीं, अरहर बड़ी होती रहती, बाद में चारा काट लेते हैं उस खेत का। तो खरपतवारों से बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है। शुरुआती दौर में जो पोषक तत्व पौधे को मिलना चाहिए, जो बढ़वार पौधे की होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो अरहर से उपज तो प्राप्त होती है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलता। दूसरा, लंबी अवधि की फसल होने की वजह से इसमें कीड़े बीमारियों का काफी प्रकोप होता है, और अगर थोड़ा देर से विलंब से हमने बोया तो उसमें पाले का प्रकोप भी होता है। इस समय अगर हम बात करें
तो अरहर में जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो आती है फाइटोफथोरा ब्लाइट बीमारी की, जहाँ पे पानी रुकता है या पानी भरता है, या कई बार ऐसा होता है कि लगातार 4-5 दिन तक ड्रिजलिंग होती रहती है, बूंदाबांदी होती रहती है, तो जमीन में रहने वाला जो फाइटोफथोरा कवक है, ये कवक पानी की बूंदों के साथ उचट के पौधे के तने पे लग जाता है और तने को काला कर देता है, और बाद में अगर पत्तियों पे इसका इन्फेक्शन हो गया तो पत्तियां सूख के झड़ जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तो अगर जहाँ पे पानी रुकता है या लगातार रेन्स होती हैं, तो हमें अरहर की फसल की निगरानी करनी है, और निगरानी करने से फिर हम अगर ये बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल हम कोई भी कॉपर युक्त कवकनाशी या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब जो रेडोमिल के नाम से बाजार में आता है, उसका हम स्प्रे और ड्रेंचिंग कर सकते हैं, इससे ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इसमें विल्ट नामक बीमारी भी लगती है, लेकिन ज्यादातर किसान भाई अब तो बोनी कर चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा करने का कोई अब समय नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी आप अरहर बोएं तो बीजोपचार उसका भी करें। गर्मियों की जुताई वहां पे अवश्य करें जहां पे अरहर या कोई और फसल लगानी है। जो रेजिस्टेंट वैरायटी है जिनमें राजेश्वरी इस समय सीड चैन में है, टीजेटी 501 है, पूसा 922 है, राजीव लोचन है, ये नई वैरायटी है जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में है और इनका बीज खूब आसानी से मिल जाता है, तो इनको हम भविष्य में लगाएं। अब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है अरहर में, अरहर की जो फसल है उसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। कई बार किसान भाई कहते हैं 4 महीने की कोई वैरायटी अरहर की होती, 4.5 महीने की होती तो उसको जरूर लगाते, उससे हमारी अगली फसल प्रभावित नहीं होगी। देखिए अगर आपने 5 जुलाई के पहले पहले अरहर की बोनी कर दी तो आप ये मान के चलें कि दिसंबर के आखिरी तक आपकी अरहर कट जाएगी। लेकिन अगर 5 जुलाई के बाद आपने बोनी का काम किया तो फिर वो जनवरी में जाके कटेगी। और लंबी अवधि की फसल होने की वजह से उसमें लगातार कीड़ों का प्रकोप होता है। ये 2 ऐसे नए कीट हैं जिनका प्रकोप हमारे बुंदेलखंड में काफी हो रहा है। उसमें एक ब्लिस्टर बीटल है और एक लीफ वेबर है। ये अभी से हमने देखा खेत में हमारे यहाँ अरहर लगी हुई है सीड प्रोडक्शन की, पत्ती मुड़ गई है और उसके अंदर कीड़े का प्रकोप है। अभी मुश्किल से 1 महीने की भी अरहर नहीं हुई है। तो ये काफी नुकसान करता है, पत्तियों को काट काट देता है, गिरा देता है, तो उनका फोटोसिंथेसिस कम होगी, प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो बढ़वार कम होगी और उपज भी आगे चल के प्रभावित होगी। और जैसे ही फूल आना शुरू होता है ये ब्लिस्टर बीटल का प्रकोप होता है और ये फूलों का रस चूस के उसको खराब कर देता है। इसके बाद जब फलियां लग जाती हैं तो पॉड फ्लाई नामक कीट का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। कई बार किसान भाई कहते हैं कि फलियां तो खूब लगी थी लेकिन दाना हमें 2 से 3 कुंटल ही 1 एकड़ में प्राप्त हुआ और बाकी दाना हमारा कीड़े खा गए। वो कीड़ा पॉड फ्लाई रहता है जो फली बनने की अवस्था पे आता है और काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा फली छेदक कीट का प्रकोप भी होता है, ये फूलों को भी नुकसान पहुंचाता है और साथ ही साथ फलियों में छेद करके दानों को भी खाता है। ये एक पॉलीफेगस कीट है जो सोयाबीन में भी रहता है, टमाटर में भी रहता है, अरहर में भी रहता है, जहां जब इसको जो होस्ट मिलता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो पॉड बग है, जुड़ा हुआ कीट है, ये भी नुकसान पहुंचाता है हमारी अरहर में और ये वेजिटेटिव स्टेज में नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। अरहर में अगर हम बात करें तो अब खड़ी फसल में प्रकाश प्रपंच का उपयोग बहुत जरूरी है। इसकी चर्चा अपन और आगे करेंगे कि इससे क्या लाभ होते हैं। फेरोमोन ट्रैप 6 से 8 प्रति हेक्टेयर के मान से हम लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जो एडल्ट हैं, मेल कीट हैं, नर कीट के जो एडल्ट हैं वो उनकी ट्रैपिंग हो जाती है, तो उससे क्या है, एक तो मॉनिटरिंग होती है और दूसरा कुछ हद तक उनका कंट्रोल भी होता है। अगर हम ज्यादा मात्रा में इसको लगाते हैं तो बहुत सारे मेल इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाते हैं। जब वो ट्रैप हो जाएंगे तो उनकी ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो नुकसान भी कम होता है। शुरुआत में जब फूल आना प्रारंभ होता है, फूल जैसे ही आना प्रारंभ हो, हम कोई एक नीम आधारित पेस्टिसाइड या एनपी वायरस या ब्यूबेरा बेसियाना या मेटाराइजम एनासोफिली या बीटी किसी भी एक जैविक कीटनाशी का या प्लांट प्रोडक्ट का हम स्प्रे करेंगे तो कीड़ों की संख्या को हम कम कर सकते हैं। और जब 50% फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद हम कोई भी एक कीटनाशी जो भी हमारे उपलब्ध हो जाए, ट्राइजोफास है या कुनालफास है या प्रोफिनोफास है या फेनवेलरेट है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन बाद हम पॉड फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए डाइमेथोएट है या मिथाइल डेमेटान है या जो नई जनरेशन की पेस्टिसाइड है उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमने इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो किया तो निश्चित रूप से अरहर में जो कीट हैं उनको हम ईटीएल के नीचे ले आएंगे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे ले आएंगे। और जब ईटीएल के नीचे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो फसल है उससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। सोयाबीन की चर्चा
इसके पहले के वेबिनार में भी हुई है और आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि सोयाबीन में जो मिट्टी से लगने वाली बीमारियां हैं या बीज जनित जो बीमारियां हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। अगर आपका अंकुरण अच्छा हो गया, आपका पौधा निकल आया, तो समझो हमारी 50% जीत हो जाती है, क्योंकि सोयाबीन में अंकुरण की समस्या है। सोयाबीन की बोनी करने के बाद अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो बीज हमारा सड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बीज को फाइटोप्थोरा, पीथियम, स्क्लेरोशियम, फ्यूजेरियम और तमाम तरह के जो फफूंद जमीन में रहते हैं उनसे बचने के लिए, चाहे कॉलर रॉट हो, चाहे सीड रॉट हो, उससे चाहे आगे चल के जो रूट रॉट हो या जो आपका एरियल ब्लाइट हो, इन सबसे बचने के लिए सोयाबीन का तो चूंकि बोनी हो चुकी है, बीज उपचार और मिट्टी का उपचार जहाँ पे बीमारियां पहले आई हैं वहां पे हम ट्राइकोडर्मा विरिडी से या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस से मिट्टी का उपचार करके सोयाबीन की बोनी करें। एक ये बहुत खतरनाक बीमारी है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट बीमारी। इस बीमारी की शुरुआत अभी से खेत में हो जाती है और बाद में जब फलियां लग जाती हैं, फलियां लगते समय इस बीमारी का सिस्टमिक इन्फेक्शन होके और ये उबली हुई सी पत्ती दिखती है इसकी। और हमने तो 95-60 जो वैरायटी है सोयाबीन की उसमें ऐसा देखा कि फलियां लग गई थी और पत्ते झड़ गए। हमने बीमारी को आइडेंटिफाई किया राहतगढ़ विकासखंड के गांव में और हमने किसान से कहा कि इसमें बीमारी लग रही है। बोले साहब अब बीमारी नहीं ले रही, ये तो पौधा पक गया है, अब तो दाना पकने वाला है इसलिए पत्तियां झड़ गई हैं। जब हमने उनको काफी समझाया उसके बाद उनको समझ में आया कि हाँ ये तो बीमारी है, लेकिन जब तक उनकी 80-90% परियां झड़ के गिर गई थी और उनका उत्पादन काफी कम प्राप्त हुआ। जिन किसानों की फसल खड़ी थी और उनने समय पे स्प्रे कर दिया उनका, और जिनकी खराब हो गई थी आधे दुगने का अंतर उनका फसल के उत्पादन में फर्क पड़ा। ये बीमारी की शुरुआत ना हो इसके लिए बीजोपचार तो कर चुके हैं अपन, लेकिन अभी भी अगर आपकी खेत में पिछले सालों में इस बीमारी का प्रकोप हुआ है या आपने पुरानी जो हमारी वैरायटी है जवाहर सोयाबीन 95-60 है या जवाहर सोयाबीन 9305 है, इसको लगाया हुआ है, तो अभी आप ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग कर सकते हैं जब खेत गीले हों, या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस की ड्रेंचिंग कर सकते हैं जिससे बीमारी का जो कवक है वो जमीन में बढ़ ना पाए। और जब अगर ये बीमारी के लक्षण दिखाई हो जिसमें आपको पत्तियों पे जो स्पॉट्स हैं वो बनते हैं और एक किनारे से शुरू होते हैं वो, और एक किनारे से धीरे धीरे पत्तियां उबली हुई सी जैसे किसी ने बॉईल कर दी हो पत्तियां, वैसी पत्तियां होकर झड़ने लगे, तब आप थियोफेनेट मिथाइल का 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल के अगर हम स्प्रे कर दें तो इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। पीला मोजे की चर्चा अपन कर चुके हैं, जैसे उड़द मूंग में है, उसी प्रकार से सफेद मक्खी नामक कीट के नियंत्रण के लिए हम समय पे खरपतवार नाशी का उपयोग करें और कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या कॉम्बिनेशन वाले जो इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं जिसमें सिस्टेमिक और जो डिफोलिएटर्स के लिए आते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसका हम स्प्रे करें तो इस बीमारी से भी बच सकते हैं और जो डिफोलिएटर्स हमारी पत्तियों को काट काट के खाते हैं उसको भी हम बचा सकते हैं। इसके अलावा और तमाम तरह के जो झुलसन रोग हैं जिसमें पत्ती पे तमाम तरह के स्पॉट बनते हैं, इससे बचने के लिए हम कार्बेंडाजिम हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। या कभी रस्ट नामक बीमारी का वैसे हमारे यहाँ प्रकोप ज्यादा होता नहीं है, किसी किसी पैच में जबलपुर वाले इलाके में, छिंदवाड़ा वाले इलाके में कहीं कहीं होता है। तो अगर उसमें जो पत्ती की निचली सतह पे स्पॉट्स बनते हैं और जो 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 स्फोट बनते हैं उसके अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो वहां पे हम हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करके बीमारी का कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बीज का उपचार हमें बहुत आवश्यक है करना, और किसी भी प्रकार के लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब को तत्काल स्प्रे करें और इसके बाद विशेषज्ञ को पौधे का सैंपल लेके जाएं और वहां पे आप दिखा के जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हमारे कृषि महाविद्यालय हैं, हमारे कृषि अधिकारी हैं, उनको हम पौधे को दिखा के और उसकी प्रॉपर दवा का स्प्रे अगर हम करते हैं तो सोयाबीन की फसल में बीमारी से प्रकोप को हम बच सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है सोयाबीन में कीट की, और ये आज से नहीं, ये पहले से ही चला आ रहा है। तमाम तरह के अलग अलग तरह के कीट हैं और इनको एक साथ कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। सबसे पहले तो अपन तने को प्रभावित करने वाले कीटों की बात करें जो तने को डैमेज करते हैं, स्टेम डैमेजिंग इंसेक्ट पेस्ट है, उनमें स्टेम फ्लाई और गर्डल बीटल, ये दोनों कीट ऐसे हैं जिनका सब जगह प्रकोप होता है। इसके अलावा पत्ती को नुकसान पहुंचाने वाले चाहे सेमी लूपर हो, चाहे आपके बिहार हेटी कैटरपिलर हो, चाहे लीफ माइनर हो, चाहे टोबैको कैटरपिलर हो, इनका प्रकोप होता है।
जो रस चूसक कीट हैं उनमें खासतौर से व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड का प्रकोप होता है। और फली छेदक जो कीट हैं जो फलियां लगने पर नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार किसानों भाई बोलते हैं कि हमारी फलियां झड़ रही हैं, तो भाई सोयाबीन के पौधे पे चूहा तो चढ़ नहीं सकता इतनी ऊंचाई पे। अगर पौधा मजबूत है तो जरूर वो चढ़ के नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो फली छेदक कीट की वजह से पत्तियां, वो क्या नाम, फलियां गिरती हैं। और बाद में अगर हम दवा का स्प्रे करते हैं तो जरूर उसमें लाभ होता है। अब हम सबसे पहले गर्डल बीटल की बात करें। गर्डल बीटल मुख्य रूप से खरपतवारों में अपना जीवन यापन करता है और सोयाबीन की फसल को अपने अंडे देने के लिए चुनाव करता है। और अंडे देने के बाद उसका जो लार्वा निकलता है वो अंदर ही अंदर तने को खोखला करता है, खाता है और फिर एडल्ट बन के बाहर निकल जाता है। तो अगर हमने समय पे खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो इस बीमारी को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा घनी फसल अगर है, सीड रेट हमने अगर बहुत ज्यादा रखा है, तब भी इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसी प्रकार से स्टेम फ्लाई है। स्टेम फ्लाई का प्रकोप भी शुरुआत से लेके और फ्लावरिंग और पॉडिंग स्टेज तक अलग अलग दिनों में देखने को मिलता है। ज्यादातर ये जुलाई अगस्त में इसका प्रकोप होता है, जब हमारी फसल छोटी होती है। तो हर एंगल पे सोयाबीन में नुकसान होता है। तो गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई, ये दोनों कीट का प्रकोप यदि हो रहा है तो हम वहां पे थायोक्लोप्रिड, एक नया टेक्निकल है, थायोक्लोप्रिड 21.7 SC 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, या रेनेक्सीपायर जो क्लोरेंट्रापिनॉल के रूप में आता है, रेनेक्सीपायर, या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, ये कॉम्बिनेशन वाले हैं। ये गर्डल बीटल या स्टेम फ्लाई को भी कंट्रोल करते हैं और रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करते हैं। थायोमेथोक्सेम प्लस लैम्डा साहेलोथ्रिन, या फिर हमारा जो पुराना टेक्निकल है प्रोफेनोफास, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई, इनसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद जो पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें सेमिलूपर और जो टोबैको कैटरपिलर है, इसका बहुत ज्यादा प्रकोप जगह जगह देखने को मिलता है और ये पत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। झुंड में जो तंबाकू की ली है वो झुंड में रहती है और पूरी की पूरी पत्ती को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से सेमिलूपर है, ये रात्रि में नुकसान पहुंचाता है और जब फूल आने लगता है तब फूल आते समय और पत्तियों को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, पूरी पत्तियों को छलनी कर देता है। तो ये ग्रे और ग्रीन दो प्रकार के सेमिलूपर देखने को मिलते हैं। तो ये डिफोलिएटर से भी काफी नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए जो रेनेक्सीपायर के रूप में आता है क्लोरेंट्रापिनॉल, क्विनोलफास, प्रोफेनोफास, इंडोक्साकार्ब, लैम्डा साइलोथ्रिन, बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इनका हम, या फ्लूबेंडेमाइड, इनका हम स्प्रे करके डिफोलिएटर्स को नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समेकित प्रबंधन के अंतर्गत हम प्रकाश प्रपंच को खेत में लगाएं, जिससे कीटों की संख्या का पता लगा के जो नुकसान है उसका हम आकलन कर सकें। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे नर कीट उसमें आकर्षित हो सकें, जिससे उनकी मॉनिटरिंग भी हो और अगली पीढ़ी का विकास रुक सके। नीम आधारित कीटनाशी या जैविक कीटनाशी जो आपका बैसिलस थुरिनजेंसिस है, ब्यूवेरिया बेसियाना है, एनपी वायरस है, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और जब आवश्यकता पड़े तब हम रासायनिक कीटनाशी का छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद रस चूसक कीट, जो हमने पहले आपको बताया, जो पीला मोजेक बीमारी फैलाते हैं या पौधों का रस चूसते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए शुरुआती दौर में हम खेत को खरपतवार मुक्त रखें और इमिडाक्लोप्रिड 48% या थायोमेथोक्सेम 70 WP से हम बीजोपचार करके बोनी करें। और इसके बाद जो इनके नियंत्रण के लिए थायोमेथोक्सेम है, इमिडाक्लोप्रिड से बीजोपचार, और बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्सेम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन, इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से ये डिफोलिएटर्स, आपका गर्डल बीटल, स्टेम फ्लाई और सकिंग पेस्ट, सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन ऐसे कॉम्बिनेशन को हमें चुनना है जिनसे हमारा मैक्सिमम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होके ज्यादातर कीटों को नियंत्रण करे। तो ये सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख कीट और जो उनका नियंत्रण था। इसके बाद हमारे कुछ इलाके में इस साल किसानों ने, खासतौर से छतरपुर जिले में या टीकमगढ़ जिले में, मूंगफली का एरिया काफी इस साल बड़ा है, क्योंकि जो किसान सोयाबीन की खेती कर रहे थे वो सोयाबीन के स्थान पर उन्होंने इस बार ग्राउंड नट को काफी चुना है। ग्राउंड नट का काफी एरिया बड़ा है। तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉलर रॉट की, जो स्क्लेरोशियम नामक फफूंद से होती है। क्योंकि अब तो बोनी का काम हो चुका है, इसलिए बीजोपचार की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में 1 महीने के पहले पहले अगर कॉलर रॉट वहां पे दिख रही है तो आप
सूडोमोनास जो फ्लोरोसेंस है उसकी 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और या फिर हेक्साकोनाजोल 5 EC जो आता है उसकी 200 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में आप घोल के प्रति एकड़ के मान से उसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, जल निकासी की बहुत प्रॉपर व्यवस्था कर दें। जब अगर पानी वहां पर रुकता है तो कॉलर रीजन में रॉटिंग होने लगती है, पौधा पनीला होकर सूख जाता है और वहां पे दही जैसा सफेद सफेद उसका जो स्क्लेरोसिया है वो दिखने लगते हैं। तो वहां पे जल निकास की व्यवस्था करें, और या तो जैविक जो आपका बायो एजेंट्स हैं सूडोमोनास फ्लोरोसेंस उसकी ड्रेंचिंग करें, या फिर हेक्साकोनाजोल जो सिस्टमिक फंजीसाइड है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा, पत्तियों पर लगने वाली जो टिक्का डिसीज है, इसमें पत्तियों पे धब्बे बनते हैं और धब्बे बड़े होकर पूरी पत्ती पीली पड़ के सूख जाती है। तो अगर इस प्रकार की बीमारी दिख रही है मूंगफली में, तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या अकेले मैनकोजेब किसी भी एक फफूंदनाशी का स्प्रे करके हम हमारी जो मूंगफली की फसल है उसको बचा सकते हैं। तिल का एरिया जहाँ पे अभी बोनी नहीं हुई, वो किसान भाई तिल की खेती भी कर सकते हैं, ये भी 70 से 80 दिन में पक जाती है। इसके अलावा जो हल्की जमीन है जहाँ पे जल निकास भी अच्छा है, वहां पे तिल की खेती करके हम काफी अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो जिस तरह से अरहर में हमने देखा था फाइटोप्थोरा जो कवक था उसकी वजह से ये बीमारी आती है, तो ये बीमारी तिल में भी आती है। और जब लगातार 4-5 दिन तक वर्षा होती है, आर्द्रता का प्रतिशत 90 से 100% आर्द्रता होती है, ड्रिजलिंग लगातार होती रहती है, तब इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। और अगर पौधे छोटे हैं, शुरुआत में अगर इस बीमारी का प्रकोप हो गया तो पौधों की रॉटिंग हो जाती है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। अगर पानी भर जाता है तो पौधे सड़ जाते हैं। इसलिए जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था तिल के खेत में होनी चाहिए। और खड़ी फसल में अगर इस तरह की बीमारी दिख रही है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड या जो आपका मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब जो रेडोमिल एमजेड के नाम से आता है, उसका हम 2 से 3 बार अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पे ये बीमारी हमारी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये बीमारी बहुत खतरनाक है, अगर एक बार इसका प्रकोप हो गया और हमने समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो काफी नुकसान, हमें पूरी की पूरी फसल डैमेज इससे हो सकती है। जिसमें फिल्लोडी ये भी तिल के खेत में जो पुरानी वैरायटी जो किसान उपयोग कर रहे हैं, जिनका अपना परंपरागत बीज है, नई वैरायटी का बीज नहीं उन्होंने उपयोग किया है, उनके खेत में ये रस चूसक कीटों की वजह से ये बीमारी फैलती है। और ये माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है, इसका फैलाव भी रस चूसक कीटों से होता है। इसमें जो पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं वो गुच्छे से बन जाती हैं, झाड़ी नुमा दिखाई देने लगती हैं, और उसमें फिर ना फूल आते हैं ना फलियां लगती हैं। तो ये बीमारी का प्रकोप अगर हो रहा है तो हम रोगी पौधों को सबसे पहले उखाड़ के खेत के बाहर ले जाके जमीन में गाड़ के नष्ट करें, और इसके बाद सर्वांगी कीटनाशी कोई भी हम वहां पे स्प्रे करें या टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो ये जो शेष पौधे हैं उनमें बीमारी हमारी नहीं फैलेगी। लेकिन जिनमें ये बीमारी आ गई उनको तो अपरूट ही करना पड़ेगा, वो जो है रिकवर नहीं होगी। इसके बाद इस साल ज्वार भी तमाम किसानों ने लगाई है, और खासतौर से हाइब्रिड ज्वार। हाइब्रिड ज्वार में जो सूट फ्लाई है उसका काफी प्रकोप होता है। सूट फ्लाई क्या करती है कि जो ऊपर की पोंगली है उसमें अंडा दे देती है, और वहां उसका जो मैगट निकलता है वो उस पोंगली को सड़ा देता है और उसको डैमेज करता है। तो पौधे का बढ़वार रुक जाता है, पौधा छोटा सा रह जाता है और साइड ब्रांचेज उसमें निकलने लगती हैं। तो अब तो जो कि ज्वार की बोनी हो चुकी है, लेकिन अगर हाइब्रिड ज्वार में इस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाइयों ने हाइब्रिड ज्वार ही बोया है, जो रिसर्च की वैरायटी है वो तो अवेलेबल, उनकी अवेलेबिलिटी कम है। तो सूट फ्लाई से बचने के लिए हम थायोमेथॉक्सिन प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन जो है, जो मिक्स वाला कॉम्बिनेशन है, या फिर डाइमेथोएट या मिथाइल डेमेटान। डाइमेथोएट इसकी परफेक्ट दवा है, लेकिन ये पुरानी जनरेशन की कीटनाशी आउटडेटेड हो गए हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कम हो पाती है। तो हम थायोमेथॉक्सिन प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से स्प्रे करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। मक्के का भी काफी एरिया बढ़ गया है पिछले सालों की तुलना में, और मक्के में जो एक आर्मी वर्म नामक कीट का प्रकोप होता है, ये पत्तियों को खाता है और पत्तियों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो पहचान है वो बहुत स्पष्ट है। जो पीछे वाला इलाका होता है उसमें 4 स्पॉटेड स्थान पाए जाते हैं, उससे हम इसकी पहचान करते हैं। अगर ये कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो रेनेक्सीपायर जो कोराजिन के नाम से आती है, या इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका हम स्प्रे कर दें तो ये कीट खत्म हो जाता है, या फ्लूबेंडेमाइड का हम स्प्रे कर दें तो ये भी कीट हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पूरे इलाके में
चाहे वो जबलपुर वाला बेल्ट हो, चाहे रायसेन विदिशा वाला बेल्ट हो, चाहे सागर वाला बेल्ट हो, इस साल धान की खेती भी कई किसानों ने अडॉप्ट की है। तो धान में एक तो जिंक की कमी से खैरा बीमारी आती है, क्योंकि हमारा जो फसल चक्र है उसमें हम गेहूं लेते हैं और गेहूं के बाद अब हमने खरीफ मौसम में धान ली है, तो एक ही प्रकार की, एक ही नेचर की क्रॉप होने की वजह से जिंक की कमी हो सकती है, और जिंक की कमी नई और पुरानी दोनों पत्तियों में आती है। तो अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं नई और पुरानी, तो हमें जिंक की कमी समझ के वहां पे विशेषज्ञ की सलाह लेके जिंक सल्फेट का स्प्रे करना है। इसके अलावा स्मट जो हमारी फॉल्स स्मट है, ये हाइब्रिड वेराइटीज में ज्यादा जिन्होंने जो हाइब्रिड्स हैं उनका उपयोग किया है, प्राइवेट कंपनी का बीज उपयोग किया है, उसमें फॉल्स स्मट का प्रकोप पिछले 2-3 सालों से काफी देखने को मिला है। रीवा, आपका जबलपुर, सतना, पन्ना, इधर मैंने देखा है कि पिछले सालों में काफी प्रकोप हुआ था। तो अगर फॉल्स स्मट का प्रकोप हो रहा है, माने खासतौर से जो हाइब्रिड हैं पैडी के, तो उसमें प्रोपिकोनाजोल का, जैसे ही बीमारी के लक्षण देखें प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करें। इसके अलावा जो परंपरागत हमारी बीमारियां हैं, ब्लास्ट है, आपका शीथ ब्लाइट है, इनके लिए जो भी आपका अगर इस तरह की बीमारियों के लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल आप विशेषज्ञ से सलाह लेके और जो भी अनुशंसित जो दवाइयां हैं, आपका हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, इनका तत्काल स्प्रे करें, जिससे बीमारी का, या अगर मान लीजिए ये दवाइयां नहीं मिल पाती है मान लीजिए किसी क्षेत्र में, तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी वहां पे डाल के तत्काल बीमारी को बढ़ने से रोकें, और फिर इसके बाद हम जो भी अनुशंसित और बेहतर दवा है फंजीसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं। ये जो फॉल्स स्मट है इसका काफी प्रकोप पिछले साल हुआ था, तो इसका जरूर हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो बालियां आते समय पीले पीले कलर से, पीले से उसके जो स्पॉट्स हैं वो बनते हैं और बाद में बालियों में काला पाउडर हो जाता है फॉल्स स्मट में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा चूंकि पैडी के खेत में लगातार पानी रहता है और खरपतवार भी होते हैं, तो उसमें वहां पे जाके इंसेक्ट की समस्या भी होती है, खासतौर से जो स्टेम बोरर है, लीफ फोल्डर है, या किसी किसी, अपने यहाँ तो ज्यादा अभी ब्राउन ब्राउन प्लांट हॉपर का नहीं है प्रकोप, राइस में गंधी बग है, थ्रिप्स हैं, तमाम तरह के इंसेक्ट का जो प्रकोप होता है। या अभी कुछ देखने में आ रहा है, कुछ लोगों में रेड वर्म करके एक कीट है जो केंचुए जैसा रहता है जमीन में, तो अगर वो भी दिख रहा है तो आप पानी एक बार निकाल दें उसका, और मेटाराइजम एनोसोफिली को गोबर की खाद में या लकड़ी के बुरादे में मिला के 1 किलोग्राम को 1 एकड़ जगह में आप फेंक दें, तो वो जो रेड वर्म है वो खत्म हो जाता है। वो कोई मेजर पेस्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये तमाम तरह की जो बीमारी और कीड़े थे, इनके बारे में, इनकी पहचान के बारे में हमने आपको बताया। अब अभी रासायनिक नियंत्रण की ज्यादा बात हुई है, जो भी हमने आपसे बात की वो तत्काल कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है तो आपको अल्टीमेटली वहां पे फंजीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। लेकिन लंबी अवधि में, लंबे समय अंतराल में, लंबी फसल प्रणाली में अच्छे और चिरस्थायी उत्पादन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि किसान के क्षेत्र पर जो भी संभावित उपाय हैं या उसके पास जो भी संसाधन हैं, उन समस्त संसाधनों का इंटीग्रेशन करके साथ में रासायनिक दवा का भी समावेश किया जाए, और इस प्रकार समावेश किया जाए कि कीड़ों की जो संख्या है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी ईटीएल के नीचे रहे, आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहे। आर्थिक हानि स्तर का मतलब है, आप सबने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए हैं, बहुत सारी जानकारी है, सब के बारे में जानते भी होंगे। आर्थिक हानि स्तर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने 1 हेक्टेयर में 5,000 रुपए प्लांट प्रोडक्शन में खर्च किए, तो क्या हमारा नुकसान 5,000 का हो रहा था? अगर हमारा 5,000 का नुकसान नहीं हो रहा था और हमने स्प्रे में 5,000 रुपए खर्च किए, तो हमारा वो इकोनॉमिक नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें कीड़ों की संख्या को इकोनॉमिक इंजरी लेवल से या ईटीएल से नीचे रखना है, और उसके लिए जो भी खेत में किसान के क्षेत्र पे जो भी संसाधन है उनका हमें इंटीग्रेशन करके कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करना है। ये क्यों करते हैं हम? आईपीएम को क्यों अपनाने की बात हो रही है? चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे केवीकेज हो, जो भी है वो आपको, चाहे डिपार्टमेंट हो, सब आपको आईपीएम के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? कि जो भी सिलेक्टिव कीटनाशी है उनका कम और सुरक्षित उपयोग हो, जो हमारा वातावरण है उसका कम प्रदूषण हो, उसमें कीटनाशी की वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो गड़बड़ा गया है वो हमारा कम हो, और जो हमारी लागत है वो खेती की कम हो। क्योंकि इस समय उत्पादन बढ़े ना बढ़े वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लागत हमारी नहीं बढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है।
तो आईपीएम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हमें जानकारी की आवश्यकता है, जिसमें हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी, समय पे निर्णय लेना पड़ेगा और तत्काल हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आईपीएम सफल होगा, अदरवाइज हमारा आईपीएम सफल नहीं हो सकता। आईपीएम के अंतर्गत 5 उपाय आते हैं। एक तो कृषिगत उपाय यानी सस्य क्रियाएं, दूसरा यांत्रिक उपाय या भौतिक उपाय, और तीसरा जैविक उपाय, चौथा प्लांट प्रोडक्ट्स का उपयोग और पांचवा कीटनाशी का सुरक्षित उपयोग। सबसे पहले हम बात करें सैनिटरी कंट्रोल की। स्वच्छ खेती करें, खेत में कूड़ा करकट ना हो, साफ सुथरे इक्विपमेंट्स का उपयोग करें, हम सर्टिफाइड और अच्छे बीज का उपयोग करें, रोग और कीटग्रस्त पौधों को हटाएं, और क्वारंटाइन का मतलब हम ऐसे बीज को कतई उपयोग ना करें या कहीं बाहर से ना लाएं जिसमें किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स नेवल, इंसेक्ट, पेस्ट या वीट की प्रॉब्लम हो। खरपतवार नियंत्रण के लिए जहां संभव हो वहां पे हम डोराकुल्फा चला के और मशीनों के उपयोग करके हम खरपतवार नियंत्रण करें। जब जरूरत पड़े तब हम वहां पे नींदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। यांत्रिक उपायों में हम कीड़ों को हाथ से पकड़ के, प्रकाश प्रपंच का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार के फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके, चिपचिपे प्रपंचों का उपयोग करके कीड़ों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर से नीचे या ईटीएल से नीचे हम लाएंगे। उसमें आप हाथ से पकड़ के क्यों नष्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि एक कीड़ा जब इसकी मैटिंग हो जाती है तो एक कीट के द्वारा 150 से 250 अंडे दिए जाते हैं। तो इतने ज्यादा मात्रा में कीड़े अंडे देने का काम रोकने के लिए कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में भी हम उसको हाथ से पकड़ के नष्ट कर दें। तमाम तरह के फेरोमोन ट्रैप, वो प्रकाश प्रपंच आते हैं अलग अलग मॉडल्स के। इनमें हम कीट इसको लगा के शाम को 7-7:30 बजे से 9 बजे के बीच में जो हानिकारक कीट हैं उनके नर प्रोण लाइट की ओर आकर्षित होकर उड़ते हैं। इसमें जो सोडियम वेपर लैंप लगा रहता है उसके प्रकाश में वो आते हैं और ट्रैपिंग उनकी हो जाती है। तो एक तो निगरानी होती है, अगर 6 से 8 मौत मान लीजिए पॉट बोरर के रोज मिल रहे हैं, इसका मतलब इनकी संख्या बढ़ने वाली है, हम वहां तत्काल नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। तो इनको लगाने से क्या है कि निगरानी भी होती है और कुछ मात्रा में जितने भी ट्रैपिंग हो जाएगी वो कम से कम आगे संख्या बढ़ाने में मददगार नहीं होंगे, तो वो नुकसान से हमारे बच जाएंगे। दूसरा ये साल भर हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, आसानी से मिल भी जाते हैं और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। इतने सारे कीट हैं, चने की इल्ली है, कटुआ इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है, गोभी अर्धकुंडला की जो सेमी लूपर है, आपका आर्मी वर्म है, स्टेम बोरर है, आपका कपास के कीट हैं, व्हाइट ग्रब है। आपको बताऊं उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में व्हाइट ग्रब की समस्या 4-5 साल पहले इतनी ज्यादा आई कि 2-3 साल तक कोई फसल नहीं हुई। वहां पे गवर्नमेंट ने हर गांव में 2-2, 3-3 प्रकाश प्रपंच को लगवाया, जिससे उनकी मास ट्रैपिंग हुई और मास ट्रैपिंग के बाद वो समस्या वहां पे व्हाइट ग्रिप की खत्म हुई। तो इसके बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। मैं वहां पे गया था तो मैंने जगह जगह लाइट ट्रैप देखे, तो मैंने वहाँ क्वेश्चन रेज किया कि ये बहुत लाइट ट्रैप यहाँ लगे हुए हैं, तब वहाँ मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में व्हाइट ग्रिप का प्रकोप हुआ था। आपका धान है तो धान में भी गंधे बग है या और कीट है, इतने सारे कीटों की निगरानी और नियंत्रण का काम हम लाइट ट्रैप के माध्यम से कर सकते हैं। तमाम तरह के फेरोमोन ट्रैप, जैसे ये देख रहे हैं आप, टमाटर और आपका चना और सोयाबीन, इसमें लगने वाला ट्रैप है। इसमें कम से कम हमारे जो किचन गार्डन में करीब 200-250 पौधे लगे थे टमाटर के, वहां पे हमने ट्रैप में देखा कि मोर देन 100 वहां पे मेल इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हुए थे। और इसके अंदर जो ल्यूर होता है, उस ल्यूर में एक ऐसा हार्मोन रहता है जो 2 किलोमीटर दूर में भी अगर मेल इंसेक्ट है तो उसमें आके ट्रैपिंग हो जाती है। तो अरहर में भी हम लगा सकते हैं, सोयाबीन में भी लगा सकते हैं, मूंग उड़द में भी लगा सकते हैं। और ये वेजिटेबल्स के लिए हैं तवे आकार के। इसमें ये हमने ब्रिंजल में लगाया हुआ था फ्रूट एंड सूट बोरर के लिए। तो हम इनको लगा के किलो की संख्या को कम कर सकते हैं। ये तमाम तरह की आपका फ्रूट फ्लाई के लिए उपयोग होने वाला ट्रैप है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पक्षियों के लिए आश्रय स्थल बना के हम, जिससे जो परभक्षी हैं हमारे, तोता है, मैना है, बगुला है, नीलकंठ है, ये आके खेत में बैठे और इल्लियों को बीन बीन के नष्ट कर रहे हैं। तमाम तरह के चिपचिपे प्रपंच, पीले वाले जो चिपचिपे प्रपंच हैं वो सफेद मक्खी और महू के लिए होते हैं,
और जो नीले वाले चिपचिपे प्रपंच होते हैं वो थ्रिप्स और माइट्स के लिए होते हैं। तो इनको हम रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग फसलों में इनको लगा के इनकी मात्रा जो है वो 50 से 60 प्रति एकड़ लगाई जाती है, यानी 150 प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा जो हमारे जैव प्रतिनिधि हैं, जो हमारे ऐसे कीट हैं जो मित्र कीट हैं, उनका संवर्धन और संरक्षण जरूरी है। उनमें आपका ट्राइकोग्रामा है, फसेशियन बग है, कॉक्सिनेलिड है, क्राइसोपा है, हॉपर फ्लाई है। इनका अगर हम कीटनाशी का उपयोग कम करेंगे और बाकी संसाधनों को हम बेहतर करेंगे तो हमारे ये मित्र कीटों का संरक्षण होगा। उनमें परभक्षी जैसे कीट हैं, वो असेशियन बग है, मेंटिस है, ड्रैगन फ्लाई है, डेसिमल फ्लाई है। ये आप देख रहे हैं असेशियन बग है, ये जो कोमल शरीर वाले कीट है, माहू है, सफेद मक्खी है, उसको नष्ट करते हैं। मेंटिस है, ये जो रस चूसक कीट है उसको काफी कंट्रोल करता है। ये देखिए आप, ये छोटे जो कीट हैं उनको भी पकड़ के खाता है, नष्ट करता है। ये देखिए आप, मेंटिस जो है तमाम कीड़ों को पकड़ पकड़ के खा रहा है। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई है, इसकी पहचान है कि इसमें जो पंख हैं इसके बड़े बड़े होते हैं, एक से पंख होते हैं और जो इसके पंख हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो ये भी माहू को, थ्रिप्स को, सफेद मक्खी या मुलायम शरीर वाले कीटों को खा के नष्ट करती है। डेसिमल फ्लाई है, ये भी मुलायम शरीर वाले जो कीट हैं उनको नष्ट करती है। लेडी बर्ड बीटल है, ये भी हमारे माहू को, खास तौर से हमने सरसों में इसको देखा है कि काफी माहू को या व्हाइट फ्लाई को ये खाती है। इसी प्रकार से क्राइसोपरला कार्निया जो है वो भी चने की इल्ली है, आपका एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, इनको कंट्रोल करता है, इनको नष्ट करता है। जो स्टिंग बग है और स्पेस बग है, ये इल्लियों को या मुलायम शरीर वाले कीटों को पकड़ पकड़ के खाते हैं। इसके अलावा जो हमारी हॉपर फ्लाई है या सिल्फिड फ्लाई जिसको हम कहते हैं, ये भी छोटे जो मुलायम शरीर वाले जो कीट हैं, एफिड हैं, उनके निम्फ हैं, इनको, और ये एक लार्वा कम से कम 400 एफिड को खाता है अपने विकास के दौरान। तो इसी प्रकार से मकड़ियां भी कुछ हमारे मित्र होती हैं जिनको जो तमाम तरह के कीड़ों के अंडे और लार्वों को खाते हैं। इसी प्रकार से चींटी भी रहती है। और कई किसानों को हमने देखा कि चींटी लग गई, चींटी की दवाई खरीद के डाल रहे हैं। एक्चुअल में अगर पौधे में किसी प्रकार का कोई हनी ड्यू निकला हुआ है, कोई वहां पे कोई कीट लगा हुआ है या कोई बीमारी का कोई सिम्टम है, तो वहां पे कुछ सिक्रेशन होगा और उस सिक्रेशन को खाने के लिए चींटियां जाती हैं। तो ये हमारी मित्र कीट है और कई बार हम इनको दवा डाल के, कीटनाशी डाल के नष्ट कर देते हैं। तो ये तीसरा उपाय हुआ। चौथा है हमारा बायोपेस्टिसाइड का। बायोपेस्टिसाइड मतलब सूक्ष्म जीवियों का उपयोग जब हम कीट नियंत्रण हेतु करते हैं तो उसको हम जैविक नियंत्रण कहते हैं या बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी हैं, वायरस भी हैं, इनका उपयोग हम करते हैं। और ये कीटनाशी की भांति कोई अवशेष नहीं छोड़ते, ये सुरक्षित होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और कम कीमत में, एक बार आपने उपयोग किया तो कम कीमत में ये मिलते हैं बाजार में। जैसे बीटी है, आपका ब्यूसिलस तुनिसिस, एनपी वायरस है, ब्यूवेरिया बेसियाना है, ट्राइकोडर्मा है, ये अलग अलग नामों से बाजार में मिलते हैं। या हमारे JNK भी जबलपुर में इनका उत्पादन होता है और हमारे KVKs में सब जगह ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। जैसे एनपी वायरस है, एनपी वायरस का उपयोग हम चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली और तमाम तरह के कीड़ों के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ब्यूवेरिया बेसियाना है, ये भी जो है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर उपयोग होता है, एक तरह का फफूंद है। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो जो इसके जो टारगेट इंसेक्ट है, खासतौर से आपका सेमिलूपर है और ये पॉड बोरर है, ये सफेद रंग की इसकी इल्ली होके नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से बैसिलस तुनिसिस है, ये खासतौर से चने की इल्ली के लिए होता है। वर्टिसिलियम लैकिनी है, ये रस चूसक कीटों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये भी एक बायोपेस्टिसाइड है। इसी प्रकार से मेटाराइजम एनासोफिली है, ये भी एक तरह का फफूंद है और ये सॉइल इंसेक्ट के लिए, खासतौर से आपका व्हाइट ग्रेब हुआ या जो अभी रेड वर्म हमने आपको बताया था, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। दीमक जहाँ पे है वहां पे, और हम इसको खड़ी फसल में स्प्रे करके आपका जो फली छेदक कीट है उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इनका उपयोग करके हम कीट नियंत्रण का काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बताना और भी बहुत जरूरी है कि कई बार हमारे किसान भाई फफूंदनाशी और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, जो क्लोरेंट्रापिनॉल जो रेनेक्सिपायर आता है, वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो जनरली यूज होने वाला फंजीसाइड है, जो बाजार में सिक्सर, साफ, बोमेडा कई नामों से आता है, हम रेनेक्सिपायर के साथ इसको मिला सकते हैं, कॉम्प्टेबल है। फ्लूबेंडिमाइड के साथ मिला सकते हैं, प्रोफेनोफास के साथ मिला सकते हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ मिला सकते हैं और स्पाइनोसेड जो है उसके साथ मिला सकते हैं। बाकी और किसी के साथ इसकी कॉम्प्टेबिलिटी नहीं है।
तो हमें एक से दूसरे के साथ मिलाने से पहले वो एक दूसरे के लिए संगत हैं कि नहीं, कॉम्पिटेबल हैं, मित्रवत हैं कि नहीं, इसका ध्यान रखना है, तब जाके हमें इसको मिलाना है। इसके बाद कई बार हमने देखा कि नीनानाशक डालने में किसान भाई थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाती है या कॉकटेल कर देते हैं, उसकी वजह से पत्तियों पे सिम्पटम आते हैं और बाद में उसको बीमारी कई लोग समझते हैं और बीमारी समझने की वजह से फिर उसका इलाज करने लगते हैं। तो ये जो वीडिसाइडल इंजरी है, ये स्प्रे करने के बाद, वीडिसाइड स्प्रे करने के 15-20 दिनों के बाद आती है, जब धूप निकलती है या पौधा मैच्योर होने लगता है। क्योंकि शुरुआत में पौधा थोड़ा मजबूत होता है, तो वो उसकी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बाद में उसके सिम्पटम देखते हैं, तो इसका ज़रूर अपने को ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह के निंदानाशक विषाक्तता के लक्षण हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। और उड़द के लिए कुछ विशेष निंदानाशक हैं, उन्हीं का उपयोग करना है। इसी प्रकार से इसके बारे में बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना ये टॉपिक नहीं था आज का, लेकिन इमेजा थापर है, इमेजा थापर प्लस प्रोपाक्विजा पॉप है, इसका उपयोग हम उड़द वगैरह में करें। इसी प्रकार से अरहर के लिए इमेजा थापर और इमेजा थापर प्लस प्रोपिक्विजा पॉप, ये है। मूँग के लिए केवल एक ही है आपका, या तो इमेजा थापर कम कंसंट्रेशन में हम डालेंगे, और या फिर जो बाज़ार में फ्लूजीफॉप ब्यूटाइल प्लस होमेक्सॉन आता है, इसको डालेंगे, और कोई कीट फफूंद उसमें हम वीडिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे। बाकी जो वीडिसाइड है, वो सब सोयाबीन के लिए है। सोयाबीन की रिसर्च हुई, इसलिए सोयाबीन को यहाँ हमने नहीं बताया। तो हम सेलेक्टिव जो वीडिसाइड है उन्हीं का उपयोग करें, नहीं तो हमारी फसल में सिम्पटम आएँगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो करनी थी, कई बार पोषक तत्वों की कमी होती है और पोषक तत्वों की कमी को किसान भाई बीमारी समझते हैं और उसके लिए फंजीसाइड का उपयोग करते हैं या बैक्टीरियासाइड का उपयोग करते हैं। पौधों में अगर कमी के लक्षण दिख रहे हैं, तो उनका हम 4 तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है पुरानी पत्तियों पे लक्षण अगर आ रहे हैं, नई पत्तियों पे लक्षण आ रहे हैं, नई और पुरानी दोनों पत्तियों पे आ रहे हैं, और ऊपरी कलिका पे आ रहे हैं। अगर ऊपरी कलिका पे आ रहे हैं, तो वो कैल्शियम या बोरॉन की कमी है। अगर पुरानी पत्ती पे आ रहे हैं, तो वो सिर्फ जिंक की वजह से है, और यदि नई पत्ती में आ रहे हैं, तो वो सल्फर की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, मैंगनीज की कमी हो सकती है, या कॉपर की कमी हो सकती है। तो हमारी जो मिट्टियां हैं, उसमें सिर्फ सल्फर और आयरन की कमी देखने को मिल सकती है। तो यदि हरी नसें हो रही हैं उसकी, तो वो आयरन की कमी है, और पीली नसें हो रही हैं नई पत्तियों में, अगर हरी नसें होके पौधा पीला पड़ रहा है, इसका मतलब आयरन की कमी है। और यदि नई पत्तियों में पीली नसें पड़ रही हैं और पौधा पीला पड़ रहा है, तो वो सल्फर की कमी है। अगर पुरानी पत्तियों में सिम्पटम दिख रहे हैं आपको, तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम के हैं। तो उसमें भी अपन एनपीके को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स तो अपन लगा नहीं रहे। अगर मृत धब्बे बन रहे हैं, तो वो कैल्शियम पोटेशियम की कमी से है। अगर मृत धब्बे नहीं बन रहे हैं और हरी नसें हैं, तो वो मैग्नीशियम की वजह से, और पीली नसें हैं, तो वो पुरानी पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी से है। तो इस चार्ट के से हम निष्कर्ष निकाल के कि हमारे खेत में किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। अगर पोषक तत्व की कमी है, तो हम उसकी पूर्ति करने के लिए संबंधित पोषक तत्व का स्प्रे करके अपनी फसल को स्वस्थ कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें मुझे आज आप लोगों से करनी थी। आप लोगों ने मुझे आज इस कार्यक्रम में जोड़ा और समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब कोई प्रश्न अगर आपका हो, तो आप चर्चा के दौरान पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स को सारी चीज़ समझाई, जिसमें बायो और केमिकल दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बताया। साथ में जो मैकेनिकल कंट्रोल है उसके बारे में भी बहुत अच्छा बताया। तो सर, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। अब मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपका सवाल है तो आप अपना परिचय देते हुए अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। तो अ, अभी किसी को यदि सवाल पूछना है तो आप पूछिए सर, वरना अभी चैट बॉक्स में है कुछ सवाल, वो लेते हैं। पंकज जी, है कोई जो अपना सवाल रखना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, कुछ चैट बॉक्स में सवाल हैं, मैं एक एक करके लेता हूँ। जी, जी। राकेश सिंह बख्शी जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, सोयाबीन का मुख्य रोग
कारक सफ़ेद मक्खी है और सतत फसल लेने के कारण सफ़ेद मक्खी खत्म नहीं हो पाती है, उसी कारण पीला मुझे आता है। ये सफ़ेद मक्खी से प्रभावित न हो फिर सोयाबीन की फसल प्राप्त हो सकता है, आप लोग नया बीज लिख सकते हैं। ये तो कोई सवाल नहीं। जी, आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया पीले रंग के चिपचिपे प्रपंचों को आप खेत में लगाएँ। जी, 50 से 60 प्रति एकड़ के मान से। समय पे अगर आप खरपतवार नियंत्रण करते हैं, तब सोयाबीन के लिए जो क्रांतिक अवस्था है, वो 20 से 30 दिन है। इस दौरान यदि आप खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं और पीले चिपचिपे प्रपंचों को लगाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका पीला जो सफ़ेद मक्खी है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप या तो नीम आधारित कीटनाशी या जो रस चूसक कीटों के लिए जो सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है, उनका स्प्रे करके हम इस कीट की वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुशील पाटीदार जी पूछ रहे हैं कि एनपीवी जो है किन-किन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है? एनपी वायरस जो है वो मेनली चने की इल्ली को बहुत अच्छे से काम करता है। चने की इल्ली है, सेमी लूपर है, आपका टोबैको कैटरपिलर है, इस पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कि इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो पाती है, क्योंकि जी, इसका जो माने जो काम करने का वो है वो 6 मंथ है। तो उससे बेहतर विकल्प आपके पास ब्यूवेरिया बेसियाना है। आप ब्यूवेरिया बेसियाना को ले सकते हैं। बीटी भी बाज़ार में कई नामों से आता है, बीटी भी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छे विकल्प है और एनपी वायरस भी अगर आपको मिल रहा है, तो एनपी वायरस की जो 100 एलई है, 100 लार्वल एक्सट्रैक्ट है, वो 1 एकड़ के लिए रहता है, छोटी क्रॉप्स के लिए और अरहर, जी। टमाटर वगैरह के लिए 200 एलई जो लार्वल एक्सट्रैक्ट है, वो उपयोग किया जाता है प्रति एकड़। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अरविंद सिंह परमार जी पूछ रहे हैं सर, फ्लावरिंग स्टेज पर इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर जी। फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो काफ़ी लेट सोयाबीन में पूछ रहे सोयाबीन हैं में जी। फ्लावरिंग स्टार्ट जो होती है, अगर मान लीजिए हम कम अवधि की फसल की भी बात करें जेएस 9560 या जेएस 2034 तो इसमें लगभग 35 दिन के बाद फ्लावरिंग शुरू होती है। तो हमारी जो क्रांतिक अवस्था थी वो निकल गई। मतलब हम क्रांतिक अवस्था जो हमने आपको बताई 20 से 30 दिन के बीच में आपको हर हालत में खरपतवार नाशी का उपयोग करना है या डोरा कुल्फा चला के वहाँ पे व्हील हो चला के हमें खरपतवार नष्ट करना है। इसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी फसल को भी नुकसान होता है क्योंकि उस समय नोडुलेशन हो जाता है। फसल में, ज़मीन में जड़ों के पास ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं और जब हम वीडीसाइड का उपयोग करते हैं, तो वो वीडीसाइड ज़मीन तक जाता है जिससे हमारा जो नोडुलेशन है वो प्रभावित होता है, फसल पीली पड़ती है, विकास उसका कम हो जाता है और अल्टीमेटली उसके यील्ड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप क्रांतिक अवस्था के बीच में ही खरपतवारनाशी का उपयोग करें और इस साल तो खास तौर से मौसम इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा रेन्स भी नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एकदम घना पानी भी नहीं बरस रहा कि आप वीडीसाइड नहीं डाल पाएँगे। तो आप समय पे खरपतवार नियंत्रण करेंगे, तो निश्चित तौर पे फ्लावरिंग स्टेज पे हमें कोई वीडीसाइड का उपयोग या इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है। इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं आप, अगर 10-15% तक भी फ्लावर्स आए हैं, तो हम सेफ जो इंसेक्टिसाइड है, ग्रीन लेवल इंसेक्टिसाइड है, उनका उपयोग कर सकते हैं। बाद में मित्र कीट हमारे नष्ट होते हैं, इसलिए फ्लावरिंग के दौरान हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमेशा शाम के समय 3 बजे के बाद करना है क्योंकि जो मित्र कीट है वो हमारे सुबह सक्रिय होते हैं। इसलिए हमें दोपहर के बाद ही कीटनाशी का और खासतौर से सेफर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। जी। इसमें सर जो जैसे टॉनिक है, टॉनिक का स्प्रे के लिए कौन-सा समय बेस्ट रहता है? टॉनिक तो आप फसल की बढ़वार के लिए कभी भी कर सकते हैं। जी, चाहे आप एनपीके 19-19-19 करें या कोई जो आपका बायोफर्टिसॉल है या आपका जी, सागरी का है, तमाम तरह के आ रहे हैं, इफ़को का है, हमारे जेएनकेवीबी का है या प्राइवेट कंपनीज़ के आ रहे हैं। इनको तो जी वैसे सर। मैं आपको बताऊँ अगर आपने एनपीके की पर्याप्त मात्रा ज़मीन में बुआई के समय दी है, बुआई के पहले दी है, तो फिर आपको टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि रेंज ज़्यादा हो गई या किसी और कारण से हमारे पौधों की बढ़वार नहीं हो पा रही है, तो आप वहाँ पे एनपीके 18-18-18 या 19-19-19 का स्प्रे कर देंगे, तो आपकी फसल की बढ़वार प्रॉपर हो जाएगी और दलहनी फसलों में खास तौर से हम डीएपी का 2% का स्प्रे कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम डीएपी को घोल के बहुत आसानी से घुलता नहीं है, इसलिए उसको जी, पीस के घोल के 2-3 घंटे रख के और फिर हम उसको छान के स्प्रे करते हैं, तो हमारी फसल पौधों की जो बढ़वार है वो अच्छी हो जाती है
तो बजाय आपको ये जो टॉनिक वगैरह है उनके स्थान पे हमें एनपीके या डीएपी या कोई अच्छी कंपनियों के जो पोषक हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। कुछ हैंड रेज हैं सुरेश जी प्लीज देखिए जरा किन किन के हैंड रेज हैं। हेलो सर। जी जी सर। शिवाजी राव जी का हैंड रेज है, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को सर और अपना प्रश्न रखिए। निवेदन है संक्षेप में प्रश्न रखिएगा सर समय को देखते हुए। शिवाजी राव जी प्लीज जी आइए सर। हाँ सर, नमस्कार सर। जी हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। जी सर आवाज आ रही है, बोलें सर। सर हम जो वीडीसाइड स्प्रे करते हैं उसमें हम कीटकनाशक डाल सकते हैं क्या, या जो एनपीके है जैसे वीडीसाइड में है अगर आप ये क्या नाम इमेजा थापर डाल रहे हैं, इमेजा थापर 10% जो आता है उसके साथ अगर वहां पे गर्डिल बीटल या स्टेम फ्लाई की प्रॉब्लम है तो आप रेनेक्सिपायर मिला सकते हैं। और यदि वहां पे टोबैको कैटरपिलर या पॉड बोरर या और कोई डिफोलिएटर का प्रकोप है तो वहां पे आप क्विनाल्फास मिला सकते हैं। और कोई कीटनाशी हम और किसी वीडीसाइड के साथ नहीं मिला सकते। अगर आप इमेजा थापर 10% जो आता है, जो चौड़ी और सकरी दोनों पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता है जिसमें, उसके साथ 2-3 तरह के कीटनाशी भी मिला सकते हैं, बाकी को हम नहीं मिला सकते। जी नेक्स्ट। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न विनोद कुमार जी का है। सर अनम्यूट करें अपने आप को विनोद जी और प्रश्न रखें। जी प्रश्न ये था विनोद जी आप नेटवर्क में आइए सर पहले। हाँ सर, जो सोयाबीन में सर राइजोक्टिनिया आता है मैच्योरिटी के टाइम पे, जी विनोद जी बोलिए। तो कैसे प्रयोग करें सर? आप थियोफेनेट मिथाइल का जैसे ही आप पौधों की निगरानी करते रहें, खेत की निगरानी करते रहें, अगर पत्तियों पे आपको सिम्टम दिख रहे हैं और पत्तियों में उबले हुए से सिम्टम आ रहे हैं, जैसे पत्ती को किसी ने गला दिया हो, अगर इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो फिर आप, जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाए थे कि इसके जो सिम्टम है वो एक किनारे से शुरू होते हैं और पत्ती धीरे धीरे सूख के उबली हुई सी करके झड़ जाती है। अगर इसके सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप थियोफेनेट मिथाइल या जो आपका कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है, किसी भी एक फफूंदनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। सर इसके प्रयोग की विधि क्या रहेगी सर? स्प्रे करना है 200 ग्राम दवा को, थियोफेनेट मिथाइल 200 ग्राम को 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है, और कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब को 500 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ जगह में स्प्रे करना है। स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगा या ड्रेंचिंग? हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न मुकेश जी का। मुकेश जी प्रश्न रखें अपना। मुकेश जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना परिचय देते हुए अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ जी सर बोले। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं वो रैपर का धान का जो मशीन आता है कटने वाला वो उठाना चाहता हूँ, तो आप गवर्नमेंट की जो कृषि विभाग रहती है उससे मुझे क्या लाभ मिल सकता है? आप अपने जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय जाके वहां पे जो भी अधिकारी हो या जो अनुविभागीय अधिकारी कृषि हो या आपके विकास खंड स्तर में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहते हैं, उनसे जाके आप तमाम तरह की योजनाएं हो उनका लाभ ले सकते हैं। चाहे आपको कृषि यंत्र चाहिए हो, चाहे आपको बीज या फर्टिलाइजर, जो भी उनकी स्कीम में होगा वो आपको वो जानकारी दे पाएंगे। जी। सभी से निवेदन है कि आज का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप अपने सवाल रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते हैं बलराम संदेश सर। जी सुरेश सर। जी आप बलराम संदेश व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपने प्रश्न रख सकते हैं विषय से के अलावा जो प्रश्न है। अगला प्रश्न मोहम्मद असलम खान जी का है। हाँ जी अपना प्रश्न रखें। अनम्यूट करिए अपने आप को असलम जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरे गुरु हैं सर, सादर प्रणाम।
मैं मोहम्मद बिल्कुल असलम खान, बिल्कुल। बुंदेलखंड जैविक कृषि फार्म छनरा लालपुर बांदा, उत्तर प्रदेश से। जी 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 जी। सर, आपने अभी जिक्र किया, बहुत शानदार आपका जो पीपीटी था, बेहतरीन था, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली। इसमें एक मेरा प्रश्न है कि जो आपने कुल्पा और डोरा की बात कही है या कोनोवीडर की बात कही है, डॉक्टर साहब, अभी हम जो नेट से ऑनलाइन मंगा रहे हैं वो उपकरण बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप जी थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन करिए कि हमें मैनुअली अगर हम करना चाहते हैं नींदानाशी निदाई करना चाहते हैं, तो नींदानाशी उपकरण हमें अच्छे उपकरण कहाँ से मिल पाएंगे जो आसान हो, पहला। देखिए, दूसरा। मैं आपको बताऊं असलम जी, मैंने अभी हमें भी ये व्हील हो चाहिए थे सोयाबीन के लिए, जी 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 तो सर। कहीं और से मंगाने के बजाय मैंने जो लोकल में जो मिस्त्री हैं उनको मैंने डिजाइन दिखाई जी और उनके आधार पे मैंने उनको बनवाया और थोड़ा सा जी मॉडिफिकेशन करके वो काफी अच्छे बन गए। तो जी आप जी भी जो कोनोवीडर वगैरह आपको यहाँ जो आपका सीआईए भोपाल है वहां जी पे जी मिल सकते हैं, तो आप उनको ऑर्डर करके वहां से ले सकते हैं। उनका आप कहे तो मैं नंबर भी आपको वहां पे जो केवीके है वहां का नंबर मैं आपको दे प्लीज सकता आप हूँ। व्हाट्सएप। जी जी, आप उनको बात करके और वहाँ पे जो जी संबंधित वैज्ञानिक होंगे उनसे नंबर मिल जाएगा आपको, तो उनसे आप ले सकते हैं। और वहाँ पे तमाम सारे उपकरण, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे हैं। तो जी एक बार ज़रूर जो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो भोपाल में है, जी वहाँ जी पे आप ज़रूर एक बार विज़िट करें और जो आपके काम के उपकरण हों, उन काम के उपकरणों को आप वहाँ से जी वहाँ पे बुक करा दें तो आपको मिल जाएँगे। और अभी जी अभी तत्काल में आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो विदिन ए वीक और 15 डेज़ वो आपको उपलब्ध भी करा देंगे। जी, धन्यवाद सर। मेरा दूसरा इसी में निवेदन था कि जो आज का पीपीटी है सर, अगर जी। संभव हो सर तो प्लीज उसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, काफी सारी चीजें अ, मिस कर गया, मैं लेट जुड़ा था। बिल्कुल मैं आपको इसमें बलराम ग्रुप जो है उसमें डाल दूंगा, क्योंकि वो उसकी जो वॉल्यूम माने वो जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एमबी का है, तो मैं उसको चलिए पीडीएफ करके मैं सबको शेयर चलिए कर चलिए। दूंगा ओके जी सर, थैंक बिल्कुल। यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। अगला प्रश्न सुरेंद्र जी का है। सुरेंद्र जी अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं राजस्थान बीकानेर जिला से बोल रहा हूँ। हमारे एरिया में भूमि और पानी दोनों क्षारीय बहुत है सर। भूमि का हमारे पीएच मान है 9 से 10 तक, और पानी का हमारे पीएच मान है 8 से 9 तक। तो जी इसमें हमारे मूंगफली की फसल है वो खत्म हो रही है सर। उसकी आधी आधी जड़ें नीचे से ब्लैक हो रही है और पौधा पीलापन ले रहा है और वो खत्म हो रही है पूरी तरह से। तो इसमें पीएच मान की ये मतलब पीएच मान के कारण फसलें खत्म हो रही है, या मतलब फंगस की दवाई हमने डाली है, टाटा की कैप्टन हेक्सा में डाल दी, कार्बेंडाजिम मेनकोजे प्लस हेक्सा डाल दी, कार्बेंडाजिम अकेली डाल दी, तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है साहब। मतलब देखिए, इनके ऐसा है, दोनों जमीन में अगर रिजल्ट नहीं आपकी मिल रहा है। जमीन का पीएच ज्यादा है तो आपको भूमि सुधार करना पड़ेगा, जमीन का सुधार करना पड़ेगा। उसके सर लिए आप हमारे जिप्सम 70 से 80 किलोमीटर एरिया में है। मैं हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ साहब। हमारे जैसे छोटी मिनी डैम भी लगाई हुई है, तो उसमें हमने देखा तो हमारी यही गड़बड़ चल रही है साहब 70-80 किलोमीटर एरिया में। तो हम अब जो फसल खड़ी है उसमें क्या इलाज करें सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मेरी बात फसल सुन बचने लीजिए का ही आप, मैं चांस नहीं हो आपका रहा है। प्रश्न समझ गया। अभी तत्काल रूप जी में आप जो भी डालेंगे उसका बहुत ज्यादा लाभ आपको इसलिए नहीं होगा कि जमीन आपकी क्षारीय हो गई है, और उसको जी सुधार करने के लिए आपको वहां पे जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा 2-3 सालों तक, जिससे आपका भूमि सुधार हो। जी जिप्सम में सल्फर होता है और वो भूमि को क्षारीय से न्यूट्रल करने में मदद करेगा। दूसरा, अभी आप उसमें जो वेटेबल सल्फर आता है या लाइम सल्फर जो आता है, उसका 2-3 बार आप स्प्रे करें। घुलनशील सल्फर 80% जो आता है उसका जी स्प्रे करें। बेंटोनाइट सल्फर का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल के, यानी 1% का स्प्रे करें। और बेंटोनाइट सल्फर चूंकि पानी में घुलनशील होता है, तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से आप जमीन में डाल के वहां पे डोरा कुल्फा चला के उसको जमीन में नीचे पहुंच जाए, और फिर वर्षा जल के साथ वो नीचे पहुंच के थोड़ा बहुत जड़ों के माध्यम से भी जमीन का माने जमीन में पहुंच के क्षारीयता में कमी लाएगा। अभी तत्काल में तो आप बेंटोनाइट सल्फर, वैसे तो जी वो बोनी के समय डाला जाता है ना? जी जब सर। आप बोनी के हमारे रूट रूट बिल्कुल रुकी हुई है जी। जड़ें आगे नहीं चल रही है, पौधा बढ़वा तो रही बिल्कुल है, बिल्कुल उसी का उपाय रूट बता रहा बिल्कुल। हूँ आपको। आप बेंटोनाइट सल्फर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से डाल के वहां पे थोड़ा गुड़ाई वगैरह निंदाई गुड़ाई कराएं या डोरा कुल्फा चला के जमीन में मिलाएं,
और घुलनशील सल्फर जो है वो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आप 2 से 3 बार छिड़काव करें, तो आपकी जो सल्फर कंटेंट जब वहां पहुंचेगा तो पीएच मान थोड़ा कम होगा। और हालांकि वो लंबी प्रक्रिया है, इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको भूमि सुधार करना पड़ेगा। वहां पे आपको जो हरी खाद की फसल है 1-2 बार आपको वो लेनी पड़ेगी, जिससे जमीन में जो पीएच है वो थोड़ा कम हो। और भूमि सुधार जब आपका 9 के आसपास पीएच है तो उसको 7.5-8 तक अगर आ जाएगा तो आपकी फसलें अच्छे से होने लगेंगी। तो आप भूमि सुधार के प्रयास करें। अभी खड़ी फसल में आप सल्फर का स्प्रे करके थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं। जी जी सर, इसमें ह्यूमिक एसिड का कोई लाभ मिल सकता है कि हमें? नहीं, कई ह्यूमिक दाने एसिड नहीं, आप तो बता- सल्फर डालिए। सुरेंद्र जी, सर, धन्यवाद। एक बात मुझे पूछनी थी, आप ट्राइकोडर्मा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, कुछ ऐसा? जी, स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तो लगभग 2 खेत में उसका रिजल्ट मिला है। 100% मतलब सभी में रिजल्ट नहीं मिला, खड़ी फसल में किया है उसका, और जिसमें सीड ट्रीटमेंट किया है वहां पे इसका रिजल्ट मिला है सर। ओके, अच्छा, सीट आपने मृदा को उपचारित, मतलब आपने टेस्टिंग कराया मिट्टी को? जी जी, हमारे मिट्टी टेस्टिंग है, उसमें पीएच मान हमारे यदि 9 से 10.10 तक। अच्छा, और 9 जो से 10 ट्यूबवेल तक। का तो आपको भूमि पानी है सुधार वो करने की पानी दे रहे आवश्यकता हैं, है, आप जैसे जिप्सम मूंगफली डालें में। उसमें जमीन में जिप्सम। मुझे लग रहा है ट्यूबवेल का पानी जो है आपका खारा है बहुत ज्यादा, इसी भी ज्यादा होगा शायद। जी, ट्यूबवेल का पानी भी अपने चाहिए सर, वो खारा नहीं है पीने में। वैसे अच्छा, उसका ट्यूबवेल के पानी का पीएच मान हमारे 8 से ऊपर है जी, 8 से लेके 9.12 तक है जी। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप इसका जो है ट्रीटमेंट करें, क्योंकि क्षारीय ज्यादा होने की वजह से जिप्सम और सल्फर और ये सारी चीजें इस्तेमाल करें तो ठीक हो जाएगा। कुछ इससे जी रिलेटेड क्रॉप्स जो हमारे है उनका इस्तेमाल करें। जी धन्यवाद। जी, ठीक है सर। बहुत बहुत सौरभ धन्यवाद। यादव जी। हाँ, सुरेश जी प्लीज। जी जी, सौरभ यादव सर, प्रश्न रखें। सर जी नमस्कार, मैं सौरभ सौरभ यादव यादव जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए 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 सौरभ जी, बोलिए। जी बोलिए, प्रश्न रखिए अपना, सर क्या अनम्यूट करिए अपने आप को। सर आवाज जी आ रही है? बोलिए। सर हाँ, बीच में बिल्कुल रुक के बिल्कुल आ रही रही है आपने। आवाज आपकी। जी 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 सर मैं उड़द में जब पॉट्स और ये फ्लावरिंग स्टेज आती है उस टाइम पे फंगीसाइड का स्प्रे करता हूँ सर। उसके साथ में अपन सोलोमन एमामेक्टिन बेंजोएट मिक्स कर सकते हैं क्या सर फंगीसाइड में? कौन सा फंजीसाइड डालते हैं आप? सर ओपेरा डालते हैं, उसका पेरा? टेक्निक नहीं तो क्यों डालते हैं? उसमें कोई प्रॉब्लम आती है क्या मूंग उड़द में कोई? क्या रहता है सर हमारे यहाँ मतलब लास्ट में जब वो मतलब पककर तैयार हो जाता है उस टाइम में बारिश की समस्या ज्यादा रहती है, उस टाइम पे मतलब ये फल ही नहीं झड़ती सर उसमें, मतलब हमने जो प्रैक्टिकल किया है अच्छा, सर। उसके लिए आप ओपेरा को कंपेटेबिलिटी नहीं है उसके साथ, आप जी मैनकोजेब जो आता है जी सर। ना, डाइथेनम 45, जी डाइथेनम 45 को आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं। तो आप जो इमामेक्टिन डाल रहे हैं या फ्लूबेंडामाइड डाल रहे हैं उसमें आप ओपेरा के स्थान पे उसमें आप डाइथेनम 45 या जो मैनकोजेब है उसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। या घुलनशील सल्फर जो 80% आता है, वो भी जी एक तरह का फंगिसाइड है, उसको आप जी मिला के स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको काफी लाभ होगा। सर जैसे ये आपका ये सोलोमन और एमामेक्टिन बेंजोएट और ये कोई फंगिसाइड में इसमें मतलब मिक्स करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? हाँ, उसकी दिक्कत होती है ना, क्या होता है, कॉम्पेटेबिलिटी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड में बहुत ज्यादा नहीं रहती है। कुछ जी गिने सर। चुने फंजीसाइड हैं जिनको हम इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं। और अभी जी तक हमारे पूरे इसमें सिस्टम में एक केवल फंजीसाइड ऐसा है जो इंसेक्टिसाइड से मिल के बाजार में उपलब्ध है। अगर इस तरह की कॉम्पेटेबिलिटी होती तो कंपनी हजारों तरह के इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के कॉम्बिनेशन बाजार में ला देती, जिससे किसान को सुविधा होती। अभी केवल हेक्साकोनाजोल जी और सर। फ्लूबेंडामाइड का एक कॉम्बिनेशन आता है टाटा कंपनी का, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है। तो आप केवल मैनकोजेब या घुलनशील सल्फर, ये 2 ऐसे फंजीसाइड हैं, यानी सल्फर फंजीसाइड को हम किसी भी इंसेक्टिसाइड में मिला सकते हैं और हम किसी को नहीं मिला सकते। जी जी आप सर। चाहें तो 2 बार अलग अलग स्प्रे करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगला प्रश्न शिवाजी राव चौहान जी का है। सर अपना प्रश्न रखें।
हाँ सर, नमस्कार सर, मैं जी महाराष्ट्र से नमस्कार। बोल रहा हूँ। जी सर आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है सर? हाँ ले लीजिए 98262 9826 हेलो 98262 41232 41 232 23 232 98 262 41 232। धन्यवाद सर। जी और देखिए, और जी, सर। सुरेश जी, और कोई है? नहीं सर, प्रश्न नहीं सर, हैंड रेज किसी का नहीं है और नेक्स्ट प्रश्न भी नहीं है किसी का। ठीक है, फिर समय भी 9:45 हो चुके हैं, तो सर, मैं समय भी हो चुका है। चलिए, मैं जो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक JNKVY जबलपुर, प्लीज सर आए और आज का जो रिव्यू है, आज की जो वेबिनार है, उसका जो सारांश है, और सर का भी धन्यवाद करें। जी प्लीज कम सर, डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर। हाँ, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तृत तरीके से सभी खरीफ की फसलों का विस्तृत समेकित पौध संरक्षण की विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारी आज आदरणीय आशीष त्रिपाठी साहब के माध्यम से प्रस्तुत हुई। बहुत से सारी जानकारी से अनभिज्ञ हम स्वयं भी थे, तो उनको हम नोट करते गए, नोट डाउन करते गए, और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में हमें जो है ये बहुत काम आएंगी। हालांकि डॉक्टर त्रिपाठी सर हमारे लिए बहुत ही सहज और सरलता से उपलब्ध हैं, फिर भी क्योंकि जानकारियों का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है और जो मिले उसको आत्मसात करते रहना चाहिए। जहां तक आज के वेबिनार का प्रश्न है, 70 से ज्यादा किसानों ने आज के वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान के किसानों और वैज्ञानिकों का सहयोग मिला। साथ ही साथ हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर अमित शर्मा साहब की भी गरिमा में उपस्थिति रही। मैं हृदय की गहराइयों से बलराम संदेश की ओर से व्यक्तिगत रूप से आदरणीय सर का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं डॉक्टर स्वप्निल दुबे साहब का KVK रायसेन से। धन्यवाद करता हूं आदरणीय सर्वेश त्रिपाठी सर का KVK रतलाम से, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी का रीवा से। साथ ही साथ समस्त टीम बलराम का, जिनके अथक सहयोग और परिश्रम से आज का जो है हमारा वेबिनार बहुत ही सफल तरीके से संपन्न हुआ। मैं सभी किसानों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति रखी और साथ ही साथ जो है अपने प्रश्नों के माध्यम से इसे एक इंटरेक्टिव सेशन बनाए रखा। आदरणीय त्रिपाठी सर का लंबे 15 से ज्यादा वर्षों का अनुभव आज किसानों को विस्तृत रूप से कीट एवं व्याधियों की पहचान के साथ साथ उनका प्रबंधन कैसे करें, इसमें उनको लाभ देगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय त्रिपाठी सर का, जिन्होंने बहुत ही, कल मैंने बात की आदरणीय सर से और मैंने कहा कि सर समसामयिक में कीट व्याधि प्रबंधन में ऐसा बलराम संदेश की तरफ से टॉपिक आया है कि इस पे वेबिनार होना चाहिए। सर ने अपनी बहुत सहजतापूर्ण तरीके से, सर की व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, मैं स्वयं भी भली भांति परिचित हूँ, बहुत ही सहज तरीके से अपनी सहमति दी और पूरी तैयारी के साथ आज आप लोगों के सामने अपनी तमाम व्यस्तताओं को छोड़ते हुए सर उपलब्ध रहे और बहुत ही सहजता सरलता से और
समेकित रूप से जानकारियों को आपके सामने रखा। मैं सर का हृदय की गहराइयों से टीम बलराम की ओर से जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और बहुत ही बड़ा टॉपिक था आज का, जिसको सर ने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से अपने वर्षों के अनुभव का लाभ देते हुए छोटी छोटी और सब छोटी बातों को के साथ साथ सभी बड़ी बातों को जो है बताया। मैं सर का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मीटिंग आज की जो वेबिनार है उसको समाप्त करने की जो है अनुमति चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी टीम बलराम को, धन्यवाद सभी किसानों को, धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय बलराम। शुभ रात्रि, जय बलराम।